हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज हिस्ट्री का सबसे अच्छा चैप्टर है, जो कि बहुत ही बढ़िया चैप्टर, और यहाँ से चैप्टर में से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्योंकि अब मैं फर्स्ट स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, दिखा देता हूँ, देखते आपको पता चल जाएगी हाँ यहाँ से चैप्टर ये इंपोर्टेंट कितना है कितना नहीं है। महिलाओं की स्थिति के बारे में जानेंगे। राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के लिए क्या किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी कौन है, बाल विवाह के बारे में जानेंगे, कानून कब लागू हुए, सती प्रथा के बारे में, ब्रह्म समाज के बारे में। ये सारी चीजें इंपोर्टेंट है आज के इस चैप्टर में। स्वामी दयानंद ने, सरस्वती जी ने जो वेदों की तरफ लौटे, ये कब कब कहाँ किस पर को लेकर के बोले, ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में जानेंगे और सभी का खंडन करूंगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, शूद्रों की स्थिति कैसी थी पहले, ये सारी चीजें आज अपने इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं भाइयों, महिलाओं की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। पहले, आज हमारे देश में महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिला हुआ है। जैसा कि आपको पता है, लड़कियां स्कूल जाती हैं, महिलाएं नौकरी करती हैं और उन्हें वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं कि 19वीं सदी में महिलाओं और निचली जाति के लोगों के प्रति होने वाले भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से निचली जाति और एक महिलाओं को सेम मान करके उनको डोमिनेट किया जाता था, मतलब कि उनको प्रेशर किया जाता था, उनके बाद उनके साथ भेदभाव किया जाता था। हर तरीके से किस तरीका का भेदभाव किया जाता था, वो सारी चीजें जानेंगे। आप उन प्रयासों के बारे में पढ़ेंगे जो इनकी स्थिति से सुधार के लिए किए गए हैं। सभी चीज मजबूती तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आज से 200 वर्ष पहले महिलाओं की स्थिति बहुत अलग थी। बाल विवाह आम बात होती थी। बाल विवाह को मतलब कि 12 वर्ष में ब्याह हो जाना, 14 वर्ष में ब्याह हो जाना। आज तो 18 प्लस है और 18 किसकी दे रखी है। हिंदू और मुस्लिम के पुरुषों को एक से ज्यादा अधिक औरतों से था शादी करने की इजाजत थी, मतलब कर सकते थे। यदि कोई हिंदू महिला विधवा हो जाती थी तो उसे उसके पति की चिता में ही जला दिया जाता था। इस प्रथा को सती प्रथा कहा जाता था। सती प्रथा, जिस बच्चे को नहीं पता कि सती प्रथा क्या है, कि ये देखो आप नीचे तस्वीर में देख रहे हो, जैसे इसकी बेचारी का पति मर गया तो इसको अब पति की उसमें डाल दिया जाता था। मतलब जैसे चिता में आग लग रही है तो उसी में ही उसको, उसकी पत्नी को डाल दिया जाता था, जिंदी को। बताओ कितनी बुरी बात है। इस प्रथा को सती प्रथा कहा जाता था। सती होने वाली औरत का महिमा मंडन किया जाता था, मतलब कि आई थिंक, अब मैं चलो नहीं बताऊंगा इसके बारे में। संपत्ति पर महिलाओं का कोई अधिकार नहीं होता था पहले। अधिकतर महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाता था पहले। ठीक है, ये सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको जानने के लिए। ठीक है, हर चीज पेपर के लिए नहीं। पहले समाज में क्या होता था, पहले क्या हुआ है, किन किन दिशाओं से लिख रही है हमारी महिलाएं, हमारी माँ बहनें, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रिंट टेक्नोलॉजी का असर कैसे हुआ, ये थोड़ा सा टॉपिक है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत से भारत में किताबें, अखबारों, पत्रकारों आदि की छपाई की शुरू हो चुकी थी। क्योंकि महिलाएं पढ़ती थी, लिखती थी और इनको पढ़ती थी, जब उनकी आंखें खुलती थी, भाई ऐसा ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं। एक तो हालत तो बहुत बुरे थे कि पढ़ने नहीं दिया जाता था इनको। ठीक है, छुपा रुस्तम था, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया कि छुपे हो करके छुप छुप कर वे औरतें पढ़ी हैं। कौन कौन सी औरतें थी, इन कमेंट बताओ मुझे। ठीक है, छपाई शुरू होने के, हाँ, छपाई शुरू होने से आम लोगों को किताब आसानी से मिलने लगी, क्योंकि छपी हुई किताब किसी भी पांडुलिपि की तुलना में काफी सस्ती होती थी जब प्रिंट आ गया। अब आम आदमी की तरह तरह की किताबें पढ़ सकता था, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अपनी भाषा को लिख सकता था। इसका फायदा यह हो कि लोग हर तरह के मुद्दे पर बहस करने के लायक हो चुके थे। अब नए विचार अधिक लोगों तक पहुंचने लगे थे, जिनके कारण समाज में बदलाव आने लगे थे। उस समय की बात है, ठीक, जब प्रिंट टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। ठीक है, सॉरी, राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। 1772 से 1833 तक इनकी जीवन काल रहा है। राजा राम मोहन राय एक अग्रणी समाज सुधारक थे। ठीक है, उन्होंने समाज के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए बहुत अच्छे से काम किया है। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। राजा राम मोहन राय को लगता था कि समाज के बेहतर भविष्य की क्रूरतियों को हटाना होगा। वे महिला शिक्षा को वकालत करते थे कि महिलाओं को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। इनको ये चीजें क्यों कराई जाती हैं, ठीक है, क्यों इनको जलाया जाता है, इन चीजों के खिलाफ थे ये। कौन, हमारे
राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ प्रचार शुरू किया। अपनी बात रखने के लिए वे पुराने ग्रंथों का हवाला देते थे। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के फलस्वरूप अंग्रेजी हुकूमत ने 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कब पाबंदी लगाई, सती प्रथा पर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी बंगाल के रहने वाले थे। विद्यासागर जी ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देते हुए लोगों को सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ समझाना शुरू किया। उन्होंने विधवा विवाह के लिए काफी काम किया। उनके सुझाव के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया था। 1829 में आपकी सती प्रथा खत्म और 1856 में आपकी विधवा पुनर्विवाह खत्म। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, देख लेना किसने किस चीज को खत्म किया है। उस जमाने में विधवाओं की स्थिति बहुत खराब हुआ करती थी। यदि कोई स्त्री विधवा हो जाती तो उसके बाल काट दिए जाते, उसे सफेद साड़ी पहननी होती और रूखा सूखा भोजन दिया जाता। परिवार के लोग उस पर कई तरह के जुल्म करते थे। यदि कोई कम उम्र में विधवा हो जाती थी तब भी उसे दोबारा विवाह करने के लिए अधिकार नहीं था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विधवा विवाह का आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में फैल चुका था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषा क्षेत्र में एक समाज सुधारक थे जिनका नाम था वीरेशलिंगम पुत्तुलम। उन्होंने विधवा विवाह के लिए एक संगठन बनाया। बंबई में कई युवा बुद्धिजीवियों ने भी इस दिशा में काम किया था विधवा विवाह के में। स्वामी दयानंद जी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्वामी दयानंद जी विधवा के समर्थक थे। उन्होंने आर्य समाज नाम के संगठन की स्थापना की। ये मैंने हाइड ही नहीं किया है तो इसको कर लेना। स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इतने प्रयासों के बावजूद फिर से विवाह करने वाली विधवाओं की संख्या सीमित हो रही और जिनका विवाह हो भी जाता था उन्हें समाज अपनाता नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है कि लड़कियों की शिक्षा कैसी हुई, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में। ये कौन है आपके? दयानंद सरस्वती जी। कुछ कई सुधारकों का मानना था कि महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए शिक्षा का कारगर हथियार हो सकती है और विद्यासागर ने कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोले और मुंबई में कई सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किए। शुरू में लोग लड़कियों को स्कूल भेजने से कतराते थे। उन्हें लगता था कि पढ़ने लिखने से लड़कियों की दिमाग खराब हो जाएगा। उन्हें डर लगता था कि स्कूल की उनकी बेटियों को घर से ले जाएंगे और फिर उन्हें घरेलू कामकाज से दूर कर देंगे। और 19वीं सदी में अधिकतर लड़कियों को उनके उदारवादी पिता, पति, परिवार को किसी अन्य पुरुष ने पढ़ाया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ी समझने वाली बात है, समझने वाला समझ गया होगा। कुछ महिलाओं ने खुद ही पढ़ना लिखना सीखा था। 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में आर्य समाज ने पंजाब में लड़कियों का स्कूल शुरू किया। ज्योतिराव फूले, ये रे ज्योतिराव फूले ने महाराष्ट्र में लड़कियों का स्कूल खोला और उत्तरी भारत में कुलीन मुस्लिम घरानों की महिलाओं ने अरबी में कुरान पढ़ना सीखा। उनके लिए महिला शिक्षिका को घर पर ही बढ़ाया जाता था। मुमताज अली नाम की एक समाज सुधारक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुमताज अली नाम के एक समाज सुधारक ने कुरान की आयतों का हवाला देकर महिला शिक्षा की तरफदारी शुरू की और 19वीं सदी की शुरुआत से मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा की दिशा में अहम भूमिका निभाना शुरू कर दिया। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल शुरू किया और बेगम रोकैया सखावत हुसैन ने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 1880 के दशक से महिलाएं यूनिवर्सिटी में भी जाने लगी। उनमें से कुछ डॉक्टर बनी तो कुछ टीचर बनी। कई महिलाएं लेखिका बन गई और महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर अपने विचार लिखने शुरू कर दिए। ऐसी कुछ महिलाओं को उदाहरण नीचे दिए गए, जैसे कि मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले ताराबाई शिंदे जी। ठीक है, ताराबाई शिंदे पुणे से हैं और उन्होंने घर पर ही पढ़ाई की थी, घर पर रहकर। ताराबाई ने एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है कि स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट किसने लिखी? ताराबाई जी ने। ठीक है, पंडिता नाम रमाबाई, मैंने आपको पहले बता भी चुका हूँ इनके बारे में तो। ठीक है, इस किताब में उन्होंने स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव की तीखी आलोचना की है। पंडित रमाबाई संस्कृत की विद्वान थी। ठीक है, उन्होंने उस जाति की महिलाओं की खराब स्थिति के बारे में लिखा था। पूना में उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रय गृह बनाया। यहाँ पर उन्होंने विधवाओं को आश्रय दिया जाता था जिन्हें उसकी ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे, मतलब दंडित। ऐसी महिलाओं को ऐसे कामों का प्रशिक्षण दिया जाता था जिससे वे अपनी रोजी रोटी चला सके। 20वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं ने राजनीतिक समूह में बनाने शुरू कर दिया। उन महिलाओं ने महिला मताधिकार, स्वास्थ्य और महिला शिक्षा की दिशा में काम किया। 1920 के दशक में
उनमें से कई महिलाओं ने राष्ट्रवादी और सामाजिक आंदोलन की शिरकत शुरू कर दी थी। ठीक है, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे राष्ट्रवादी नेता महिलाओं के लिए समानता और स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। उन्होंने आजादी के बाद महिलाओं को मताधिकार देने का वादा किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन कौन ने? नेहरू जी ने और सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, सभी चीजें इंपोर्टेंट है आपके लिए। बाल विवाह के बारे में पढ़ लेते हैं। समाज में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी बहुत जोर से, जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह, इनके बारे में बाल विवाह। सेंट्रल असेंबली में कई भारतीय विधायकों ने इस प्रथा की समाप्त होने की करने की दिशा में काम किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम आया। ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बाल विवाह अधिनियम कब आया, ये निषेध अधिनियम कब आया? 1929 में। लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 16 साल और लड़कों के लिए 18 रखी थी। बाद में इस लड़कियों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 कर दिया गया। ये आपके दिख रहा है, बाल विवाह का एक किस्सा है, पढ़ लेना। शूद्रों की स्थिति क्या थी उस समय? कि समाज में जाति पर आधारित विभाजन था, जो आज भी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय को उच्च जाति का या श्रवण माना जाता था। उनके बाद व्यापारी और साहूकारों का स्थान होता था। किसान और काश्तकार का दर्जा तीसरा होता था। इन लोगों को वैश्य के श्रेणी में रखा जाता था। जो लोग साफ सफाई का काम करते उन्हें शूद्र कहा जाता था। शूद्रों को अछूत माना जाता। किसी भी श्रवण पर शूद्र की छाया पड़ने की अधर्म माना जाता। ये देखो बोले सोच नकारण लोग। शूद्र लोगों को मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं थी। वे श्रवणों के लिए बने कुएं से पानी नहीं लेकर सकते और उनके तालाबों पर या घाटों पर स्नान नहीं कर सकते थे। ये सारी चीजें शूद्रों की स्थिति बताती हैं कैसी थी। जाति और समाज सुधार में क्या कि राजा राम मोहन राय ने प्राचीन बौद्ध ग्रंथों का हवाला देते हुए जाति व्यवस्था की आलोचना की। प्रार्थना समाज में भक्ति परंपरा को माना जाता है, जिसमें हर जाति के लिए धार्मिक समानता पर बल दिया जाता था। 1840 में जाति व्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से बंबई से परमहंस मंडली की स्थापना हुई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, परमहंस मंडली। और किसने की? राजा राम मोहन राय ने क्या चीज की? प्रार्थना समाज की स्थापना की 1840 में। जाति व्यवस्था को समाप्त किया और ये मंडली कौन सी? परमहंस मंडली। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट चलते हैं। उनमें से अधिकतर सुधार और ऐसे संगठनों को सदस्य ऊंचे जाति से थे। अपनी गुप्त बैठकों में वे अक्सर भोजन और सफर से संबंधित जाति संबंधी पाबंदियों को उल्लंघन करते थे। दूसरे शब्दों में कहें कि वे लोगों से छुप कर निचली जाति के लोगों के साथ भोजन करते थे और उन्हें स्पर्श करने से परहेज भी नहीं करते थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जानने वाली योग्य बात है। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने आदिवासियों, निचली जाति के बच्चों के लिए स्कूल खोलना शुरू किया। शिक्षा ने उन्हें ऐसा हथियार दे दिया जिससे वे अपनी दुनिया बदल सकते थे। उसी समय नौकरी की तलाश में भारी संख्या की गरीब लोगों के पलायन कर रहे थे। कुछ तो बागानों में काम करने के लिए असम, मॉरिशस, टर्नाडोड, इंडोनेशिया भी चले गए और नई जगह पर काम करना अपने गाँव में श्रवणों को अत्याचार से मुक्ति दे दी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नौकरी को कई अन्य अवसर भी खुलने लगे, जैसे आर्मी में बहुत नौकरियां थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पिता आर्मी के स्कूल में टीचर थे। अम्बेडकर बाहर जाति के थे, जिसे महाराष्ट्र में अछूत माना गया था। जैसे मैंने आपको इनकी एक शायद कहानी सुनाई है, नहीं सुनाई? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में गैर ब्राह्मण जाति के लोगों ने भी जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया और उनके कुछ उदाहरण नीचे, जैसे कि घासीदास जी, हरिदास जी और श्री नारायण जी। घासीदास ने केंद्रीय भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत की। वह चमड़े का काम करने वाले लोगों उत्थान के लिए काम करते थे। हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने पूर्वी बंगाल में काम किया। वह चांडाल काश्तकारों के लिए काम करते थे। श्री नारायण गुरु आधुनिक केरल के एझावा जाति से थे। वे जाति के आधार पर भेदभाव की आलोचना करते थे। उनका मानना था कि हर इंसान की एक ही जाति होती है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट चलते हैं। आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। गुलामगिरी के बारे में पढ़ लेते हैं। गुलाम के ज्योतिराव फूले निचली जाति के नेताओं में एक मजबूत आवाजी थे। उनका जन्म 1827 में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई ईसाई मिशनरी स्कूल में हुई थी। वे ब्राह्मणों के सबसे श्रेष्ठ होने के दावे की खारिज करते थे। उनका कहना था कि आर्य बाहर से आए हैं और यहाँ के मूल बासिंदों को गुलाम बना लिया था। ठीक है, ये जैसे कि बताया कि इन आर्य कहाँ से आए, ये सभी चीजें कई बड़े बड़े महान व्यक्तियों ने अपने अपने मत रखे कि आर्य कहाँ से आए। ये सभी चीज मैंने जिस दिन टॉपिक आएंगे मैं आपको बता दूंगा कि किसने आर्यों को, किस नेता ने, किस आदमी ने, किस महान शक्ति ने किस आर्यों को कहाँ से बोला है, कि कहीं उत्तर पश्चिमी से आए या एशिया, मध्य एशिया से आए। ये सारी चीजें जानने योग्य हैं। उनका कहना था कि यहाँ की जमीन का असली हक निचली जाति के लोगों का था।
और ऊंची जाति के लोगों को उस पर कोई हक नहीं था। जातिगत समानता को बढ़ावा देने के लिए फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। 1873 में उन्होंने गुलामगिरी नामक से एक किताब लिखी थी। इस किताब को उन्होंने अमेरिका के उन लोगों को समर्पित किया जिन्होंने गुलाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। मंदिर में प्रवेश, दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए अंबेडकर ने कई आंदोलन किए और दलितों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी। 1927 से 35 के बीच अंबेडकर ने 3 आंदोलन किए। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ईवी रामास्वामी नायकर, उन्हें पेरियर के नाम से भी बुलाया जाता था। पेरियर के ने रामास्वामी नायकर को। उनका जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। वह कांग्रेस के सदस्य थे। एक बार कांग्रेस द्वारा आयोजित एक भोज में जब उन्होंने जाति के हिसाब से बैठने का अलग अलग व्यवस्था देखी तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। उसके बाद पेरियर ने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उन्हें लगता कि अछूत ही तमिल और द्रविड़ की मूल संस्कृति के रखवाले हैं। उन्हें लगता था कि धार्मिक नेता मुखिया को लगता कि सामाजिक विभाजन और असमानता भगवान की देन है, इसलिए अछूतों को सामाजिक समानता पाने के लिए हर प्रकार का धर्म से मुक्त होना पड़ेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसने उठाई थी? रामास्वामी नायकर जी ने। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं हम अपना। ये क्या आ गया? आई थिंक क्लास तो यहीं पर समाप्त होती है। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आशा करता हूं अभी तक क्लास समझ में आ गई होगी आपके, क्या क्लास थी मेरी, क्या नहीं थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई? 1872 में, 1772 में, 1833 में। अब मैंने आपको बताया शुरू में कि 1833 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी, राजा राम मोहन राय जी की। ठीक है, और राजा राम मोहन का जन्म 1772 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। अब जिसने मेरा वो पढ़ा है चैप्टर अच्छे तरीके से, राजा राम मोहन राय को भूलेगा नहीं। सती प्रथा की बात हुई है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1830 में। ठीक है, कब हुई? 1830 में। तो 1830 गलत, 20, 25 गलत। ब्रह्म समाज की बात हुई है। ठीक है, ये ध्यानपूर्वक बात है। सती प्रथा पर रोक कब लगाई? 1829 में। किसने लगाई? राजा राम मोहन राय जी ने। विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयासों से पास हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसको कैसे याद करोगे? ये तो गलत हो जाते हैं। ईश्वर की दुआ से, ईश्वर की दुआ से विधवा विवाह की अनुमति मिली। ठीक है, कानून की। तो ऐसे याद कर लेना थोड़ा रिलेटेड करके। तो ए इज द राइट आंसर। विधवा विवाह की अनुमति का कानून कब पास हुआ? 1828 में। 1828 में विधवा की अनुमति का कानून पास हुआ। परमहंस मंडली का गठन कब हुआ और कहां हुआ? ये 1840 में कलकत्ता में, गलत है। 10 कलकत्ता में, लाहौर गलत। तो मुंबई में हुई थी 1840 में। मुंबई में परमहंस मंडली, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, पहले मैं सब कुछ बता रहा हूं आपको, कहां से क्वेश्चन उठा सकता है वो। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज की किसने की? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, या स्वामी केशवानंद ने। तो आप मतलब कि ये जैसे मैं आपको कराता चल रहा हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस प्रकार से आपको, जैसे कि मैंने पिछले भी क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, गलत। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कब की? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद, गलत है। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना आपकी 1875 में की। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट हो जाती हैं। इसी के साथ मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। एनर्जी के साथ, अगर आप में भी एनर्जी है उतनी ही, कि पहले क्लास लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन करो प्रॉपर तरीके से। फिर मैं सैटरडे संडे एमसीक्यू कराता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, वहीं से क्वेश्चन उठते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।